हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सीटेड एग्ज़ाम 2024 जो कि आपका एग्ज़ाम यहाँ पे 21 जनवरी को होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपके लिए ही यहाँ पे वन लाइनर थियरी जो कि शाम 7 बजे यहाँ पे डेली क्लासेस कराई जा रही है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हर ऑथेंटिक अपडेट न्यूज़ के साथ साथ वीडियो भी आपको मिलते रहे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बात करते हैं, जैसा कि पुराने डियर लर्नर को पता ही है, यहाँ पे शाम 7 बजे की ईवीएस की एनसीईआरटी यानी जो ईवीएस का पेपर 1 होता है, आपको यहाँ पे पेपर 1 होता है जो जो कि यहाँ पे पेपर 1 जो कि यहाँ पे पेपर 1 होता है, वो सारी क्वेश्चन यहाँ पे एनसीईआरटी पूरी कवर कराई जाएगी। 15 नंबर में आपको पूरा एनसीईआरटी करा दिया जाएगा। रह जाएगा आपका पेडागोजी, जैसा कि बताया कि 15 दिन पहले ही आपको पेडागोजी क्लासेस करा दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाएगा, और इसके बाद आपको यहाँ पे महा मैराथन क्लासेस जो देखने को मिलेगा एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करा दी जाएगी। तो टेंशन लेना आप बंद कर दीजिएगा। बस आप एक काम करिए, अभी सिर्फ आप डेली टू डेली क्लासेस यहाँ पे लीजिए। इसके बाद एक ईयरफोन अपने कान में लगाइए, ब्लूटूथ हो कुछ भी, आप इसे सिर्फ कान में लगाएं और एक नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए। बस इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। बस जो भी चीज़ें मैं पढ़ाती जा रही हूँ, आपको लगता है इसे नोट करना चाहिए। सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए, सारी एकदम इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, सारी चीज़ें कराई जा रही हैं। तो उसे आप नोट करिए वन लाइनर में, जो कि एग्ज़ाम से पहले आप 15 दिन रिवीजन कर सके। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे वन लाइनर हो रहा है सब इम्पोर्टेंट है, बस ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं रेड डाटा बुक। तो आपके आज का पहला टॉपिक यही बनता है कि रेड डाटा बुक आखिर ये होता क्या है, इसके फुल फॉर्म क्या होते हैं, सीटेट में आखिर ये पूछा क्यों जाता है। ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में हम बात करेंगे। सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, विश्व संरक्षण संघ रेड डाटा बुक ये यहाँ पे है, और विश्व संरक्षण संघ वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, जिसे पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संपदा संरक्षण संघ IUCN, या फिर यहाँ पे IUCNNR के नाम से जाना जाता था। तो यानी रेड डाटा बुक को किस किस नाम से जाना जाता है, पहला ये आप जान लीजिए। और ये है क्या, ये विश्व संरक्षण संघ जो कि इंग्लिश में से वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, जिसे पूर्व में क्या बोलते थे, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संपदा संरक्षण संघ, यानी IUCN के नाम से इसे जाना जाता है। अब इसके बाद बात आती है यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट आपको देखने को मिला, IUCN का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, मतलब हिंदी में से क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। तो इसे आप फटाफट से नोट कर लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर होता है। अब ये बात आती है, अब इसके बाद आखिर ये प्रसिद्ध क्यों है, ये भी तो आपको जानना जरूरी है ना। तो ये चीज़ें देखिए, IUCN एक सूची जारी करता है जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। तो इसे क्यों, मतलब ये क्या है कि इसे क्यों, क्या सूची जारी करता है, IUCN के तरफ से एक सूची जारी की जाती है जिसे रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये रेड डाटा बुक होता क्या है। अभी तक इसके ये कौन जारी करता है, इसके नाम क्या है, इसके ये सब चीज़ें पढ़े। अब रेड डाटा बुक किस लिए जारी की जाती है, अब इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो कि आपको दिख रहा होगा अच्छे से, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, संकटापन्न जीवों की प्रजातियों के प्रकार तथा उन प्रजातियों का वर्णन किया जाता है जो कि विलोपन के खतरे से गुजर रही हैं। रेड डाटा बुक को प्रकाशित जाति को यहाँ पे देखिए थ्रेंटन जाति, क्या कहते हैं, थ्रेंटन जाति के नाम से दिया गया है। तो यानी आपको बता दें कि रेड डाटा बुक होता क्या है। रेड डाटा बुक वो होता है जो कि जानवर यहाँ पे देखिए, जो कि जानवर जो संकटापन्न जीवों की प्रजातियों के अंतर्गत आता है, कि मतलब जैसे देखिए पहले यहाँ पे देखिए कंगारू दिखता था जो कि अब नहीं दिखता है। तो इसके बाद जो भी संकटापन्न के अंतर्गत आ रहा है कोई भी जानवर, उसी को ही ये IUCN एक सूची जारी करता है जिसे रेड डाटा बुक नाम से जाना जाता है। और इसके बाद यहाँ पे जो भी प्रजाति
विलोपन हो रहे हैं या खतरे से गुजर रहे हैं, उन्हीं को ही यहाँ पे ये नाम दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो थ्रेंटन जाति है, मतलब यहाँ पे जो किस नाम से मतलब ये डाटा प्रकाशित हुआ है, थ्रेंटन जाति। देखिए यहाँ पे देखिए ये थ्रेंटेड जाति के नाम से दिया गया है। अब इसके बाद बात आती है यहाँ पे देखिए ये भी जो IUCN के 3 वर्ग संकटापन और यहाँ पे शुभोदय एवं दुर्लभ प्रजातियों में थ्रेटेंड जातियों के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे IUCN के 3 वर्ग दिए गए हैं, जो कि पहला आपको यहाँ पे बता दिया गया संकटापन नाम से, या फिर शुभोदय या फिर दुर्लभ। तो यहाँ पे प्रजातियों में थ्रेटेंड जातियों के अंतर्गत ये आते हैं। अब बात आती है यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो कि आपको अच्छे से बता दिया गया है कि ये डाटा बुक आखिर होता क्या है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करा दिया गया है कि ये आता है विश्व संरक्षण संघ, जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संपदा संरक्षण के नाम से इसे जाना जाता है IUCN, जो कि IUCN के द्वारा ही यहाँ पे एक सूची जारी की जाती है जिसे रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है। और इसका IUCN का पूरा नाम यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के नाम से इसे जाना जाता है। अब आपको पता ही चल गया होगा कि आखिर रेड डाटा बुक ये होता क्या है, जो कि संकटापन जो प्रजाति होती है उसके अंतर्गत रेड डाटा बुक के अंतर्गत रखा जाता है। और ये जारी कौन करता है, तो ये IUCN जारी करता है। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप जो चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है उसे आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके बाद फिर बाद में नोट कर लीजिएगा, अगर अभी नहीं, क्योंकि मैं धीरे सारी चीज़ें करा रही हूँ। अब बात आती है देखिए एनिमल्स के बारे में। यहाँ पे एनिमल देखिए, एनिमल के बारे में जो कि मैंने बहुत सारे क्लासेस कराई हुई है, अच्छे से, बहुत ही अच्छे से कराई हुई, जो कि थीम से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके लिए इसके बावजूद भी मैंने फिर से एनिमल का टॉपिक रखा है कि अगर आप, क्योंकि मैं बीच बीच में उधर से, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, बीच बीच में ब्रेक हो जा रहा था, चीज़ें इधर उधर हो जा रही थी और आप भी कंटिन्यू क्लासेस नहीं कर पा रहे थे। तो इसके लिए मैं आपके लिए, उसके लिए तो मैंने पहले से ही आपके लिए आपको सॉरी बोल दिया है, लेकिन अब कंटिन्यू क्लासेस आपको देखने को मिल रहा है। तो एनिमल यहाँ पे देखिए चीज़ें, एनिमल के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि आखिर जानवर के बारे में सीटेड में ऐसा क्या पूछता है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको बात करते हैं यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट बात करते हैं जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होता है। जैसे कि मैंने आपको बाघ टॉपिक जब पढ़ा रहे थे, कौन सा टॉपिक, बाघ टॉपिक पढ़ा रहे थे, तो उसमें जो धारियाँ होती है वो किसके कारण होती है, तो वो बालों के रंग के कारण होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था अच्छे से। ठीक है, तो अब यहाँ पे जानवर के बारे में यानी एनिमल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं। मतलब जो भी दिन में जागता है वो दिन में कुछ ही रंग देख पाते हैं। तो अब बात आती है यहाँ पे, तो कौन कौन से रंग देख पाते हैं ये भी बात आती है। तो देखिए तीसरा पॉइंट ये क्या है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। मतलब जो भी रात में ये जागता है जानवर, वो क्या करते हैं, रात में जो जागते हैं वो हमेशा सिर्फ चीज़ें क्या होती है, तो सफ़ेद में देखें या फिर काली में देखते हैं। तो ये भी नोट, जो भी यहाँ पे देखिए रेड कलर का ये दिया गया है, पेन से लिखा गया है, वो चीज़ें आप फटाक से नोट कर लीजिए कि रात में जागने वाला जानवर, रात को जो भी जागता है जानवर वो किस रंग का देखता है, तो वो सफ़ेद और काला रंग का देखता है। और इसके बाद फिर एक बार ये भी नोट कर लीजिए, ये जानवर की जो खाल पर जो डिजाइन बनी होती है वो किसके कारण होता है, तो ये इनके बालों के रंग के कारण होता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट आप फटाक से लिख लीजिए। इसके बाद आपको बात आती है यहाँ पे देखिए कि तीसरा पॉइंट, बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। अब देखिए यहाँ पे सर्द का मौसम आ गया है, देखिए आपको यहाँ पे बता दें सर्द का मौसम आ गया है, जो कि अब आपको छिपकली कम ही देखने को मिलेगा, छिपकली आपको कम ही देखने को मिलेगा। गर्मी में देखिए बहुत सारी छिपकली दीवारों पर दिखती हैं, लेकिन आपको ठंड के मौसम में यहाँ पे देखिए छिपकली देखना बंद हो जाता है। और प्लस आपका मक्खी भी आपको देखने को ठंड में नहीं मिलता है, ज़्यादा करके आपको गर्मी के मौसम में ही आपको मक्खी देखने को मिलता है। लेकिन छिपकली और मक्खी दो ही मतलब 2 जानवर ऐसे हैं जो कि यहाँ पे
ठंड के मौसम में दिखाई नहीं देता है। अब बात आती है यहाँ पे देखिए, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले ही, देखिए ये सब जानवर के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए आप इसे ज़रूर पढ़िए, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी मक्खी भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मक्खी भी नोट कर ले, एग्जाम में पूछ सकता है हम। तो आपको देखो बहुत लेंदी लग रहा होगा, लेकिन ये लेंदी नहीं, क्योंकि चीज़ें, इसलिए मैं धीरे धीरे आपको चीज़ें सिर्फ कुछ कुछ मिनट की वीडियो डालूंगी, जिससे क्या होगा, आपको पढ़ने में बोरिंग भी नहीं होगा और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। देखिए इसके बाद इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। कुछ समय मतलब अजीब हरकतें करने लगते हैं। यहाँ पे देखिए, अब कैसे हरकतें करते हैं तो वो भी जानना जरूरी होता है कि किस तरीके से हरकत करने लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे जंगलों में रहने वाले जो यहाँ पे लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए काला कुत्ता होता है, सॉरी काला कुत्ता नहीं, कोई भी कुत्ता यानी कोई भी जानवर होता है, अगर यहाँ पे भूकंप या तूफान आने वाला होता है तो यहाँ पे उनको पता चल जाता है। अभी देखो जैसे जो अभी हाल ही में अभी जो वहाँ पे ये भूकंप आया था महासागरों में, तो वहाँ की जो मछलियाँ होती हैं अलग प्रकार की तरंगे करने लगती हैं, जिससे वहाँ के लोगों को पता चल जाता है। मछलियों की तरंग से ही बहुत सारे वहाँ के जो लोग थे, वहाँ से जो भूकंप आया था, मतलब तूफान आया था, उससे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बच गए थे, बस मछलियों के कारण से ही। उनके जो इधर उधर हरकतें करने लगते उसके ही वजह से वो उनकी जान बची हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों बता दें कि जानवर के भी भूकंप आने या तूफान आने का भी उनको पता चल जाता है, और वो अजीब तरीके से आवाज़ और हरकतें करने लगते हैं, जैसे कि वहाँ के जो लोग होते हैं उनको पता चल जाता है कुछ तो यहाँ पे होने वाला है। अब बात आती है यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देखिए बात आती है, जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। तो अब कैसे होते, जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। मतलब यहाँ पे देखिए जैसे मछलियाँ होती, जो समुद्रों में मछलियाँ होती हैं, तो वो किस तरीके से तरंग करती हैं, जो इस तरीके से यहाँ पे तरंग करने लगती हैं, और इसके बाद जो कि मतलब वो अपने ही भाषा में बात करने लगती है, लेकिन हम आप नहीं समझ पाते हैं। लेकिन वहाँ के जो लोग होते हैं उनकी हरकतों को भी देख के वो समझ जाते हैं कि कुछ तो यहाँ पे बुरा होने वाला है। तो ये चीज़ें वहाँ पे रहने वाले पे मैटर करता है कि जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। कि देखिए अब हम जानवर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जानवर की चीज़ों अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। देखिए अब इसे फटाक से नोट करिए, तो इसके बारे में क्या लिखा गया है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं। मतलब जो भी ऐसा जानवर जो जिसके कान मतलब उसी स्किन पे ही चिपटे रहे और शरीर पर बाल ना हो, तो वो क्या होते हैं, वो बच्चे नहीं देते हैं। वो क्या देते हैं, वो अंडे देते हैं, ठीक है। इसके यही जानने की पहचान है। तो जिन जानवरों के बाहरी कान ऐसे निकले होते हैं और शरीर पर बाल होते हैं वो क्या देते हैं, वो बच्चे देते हैं। और जिन जानवरों पे बाहरी कान नहीं उभरे होते हैं और शरीर पर बाल नहीं होते, वो बच्चे नहीं अंडे देते हैं, ठीक है। ये रही बात आपको यहाँ पे देखिए जानवरों के बारे में, जो कि अच्छे से मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे जानवर के बारे में क्या चीज़ें हैं। और इसके बाद आपको रेड डाटा बुक के बारे में अच्छे से आपको बता दिया गया है, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया वही चीज़ें सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियों एवं मेलियन, इनकस व स्टेपस का पाया जाना प्रमुख है। यानी स्तनधारियों की विशेषता ये है कि इनके शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य में भाग 3 अस्थियां होती है। कितनी अस्थियां होती हैं, 3 अस्थियां होती हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी अस्थियां होती है, मेलियन, इनकस और स्टेपस, यानी 3 अस्थियां ऐसी होती हैं जो स्तनधारियों में विशेषता पाई जाती है, ठीक है। किसमें, कान में। और इसके बाद शरीर पर बाल होती हैं। ये रही बात आपके यहाँ पे देखिए। फिर इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे देख लीजिए,
यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दे तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं तथा जिन जानवरों में ये नहीं पाए जाते हैं वे अंडे देते हैं। तो यानी आपको विशेषता बता दिया गया कि किन जानवरों के कौन से जानवर बच्चे देते हैं और कौन से जानवर अंडे देते हैं। तो सारी चीज़ें आपको बता दिया गया। फिर से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। जिनके कान और शरीर पर बाल होते हैं, यानी जिनके कान बाहरी से उभरे होते हैं और शरीर पर बाल होते हैं, वो बच्चे देते हैं। क्या देते हैं? वो बच्चे देते हैं। और इसके बाद जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर बाल नहीं होते हैं, शरीर पर बाल नहीं होते, वो क्या देते हैं? वे अंडे देते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छे समझ में आ गया होगा कि स्तनधारियों की भी क्या विशेषता होती है। उनके स्तनधारियों की ये विशेषता होती है कि उनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पे उनके जो कान में 3 प्रकार की अस्थियाँ पाई जाती हैं। पहला अस्थियाँ पाई जाती है एक स्टेपस, इनकस, इसके बाद देखिए यहाँ पे मेलियन, इनकस, स्टेपस, इस 3 प्रकार की यहाँ पे आपको अस्थियाँ देखने को मिलती है जो कि स्तनधारी की विशेषता है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि चीज़ें क्या हैं क्या नहीं है, कि किस तरीके से जानवर के बारे में आपको क्वेश्चन सीटेड में देखने को मिलता है। तो जानवर के बारे में पढ़े। अब हम यहाँ पे सीटेड में जो बार बार पूछा जाता है, क्या बोलते, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो हम यहाँ पे बात करेंगे कि कितनी सीटेड में कौन से जानवर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि आपकी ईवीएस की एनसीईआरटी में है। ईवीएस की एनसीईआरटी में है, जो कि अब आपकी क्लासेस देखिए यहाँ पे अच्छी तरीके से होगी। अभी तो आपको बताया जा रहा था कि किस तरीके से आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे थ्योरी डेली होगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट ही इम्पोर्टेंट बनाया जा रहा है। तो इसे प्लीज़ ध्यान में रखिए और वीडियो को स्किप करके मत देखिए, क्योंकि जो आपको बता दें, जो भी आपका आपके एग्ज़ाम में जो भी यहाँ पे चीज़ें लिखी होती है ना, वो सारी एनसीईआरटी की लाइन ही लिखी होती है। क्योंकि अब यहाँ पे अपने मन से कुछ ईवीएस के एनसीईआरटी में इधर उधर नहीं कर सकते हैं। वो सीधा क्या करते हैं, एग्ज़ाम में जो भी ईवीएस की एनसीईआरटी में लाइन लिखी रहती है वही सेम टू सेम एग्ज़ाम में ऐसा छाप देते हैं। जो कि बच्चे क्या रहते हैं कि इस ऐसे क्लासेस देखे रहते हैं जो कि यहाँ पे ईवीएस की लाइन नहीं देखे। इसलिए मैंने क्या किया है, ईवीएस की सारी लाइन ही यहाँ पे रख दी है, जो कि क्या रहेगा कि आप सिर्फ पढ़ेंगे तो आपको एग्ज़ाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। नहीं तो क्या रहता है, पढ़े तो सब रहते हैं लेकिन चीज़ें क्या होता है, सही ढंग से नहीं पढ़ाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, चीज़ें आते हुए भी कन्फ्यूजन में रहते हैं। अभी देखिए जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बात होती है रेड डाटा बुक को लेके, एनिमल को लेके बात होती है। अभी जैसे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कराया आपको, लेकिन बहुत सारे बच्चों का डाउट बना होगा। तो प्लीज़ दोस्तों, ये आपको 1 बार 2 बार प्लीज़ वीडियो को देख लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए ही बोल रही हूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम यहाँ पे 21 जनवरी को होगा। तो यहाँ पे आप किसी प्रकार का रिस्क मत लीजिएगा कि यहाँ पे कि हम वीडियो 1 बार देखें 2 बार देखें, यही बार बार क्यों देखें। क्योंकि आप अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी तो आपको पढ़ने का मतलब कोई सही नहीं है। फिर पढ़ने का मतलब ही क्या है कि चीज़ें आपको समझ ही नहीं आ रही है। तो 1 बार नहीं आ रही चीज़ें, किसी को 2 बार समझ में देखने को नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ पे चीज़ें जो भी यहाँ पे क्लासेस में कराई जा रही है, तो खुद का नोट्स बनाइए आप। जैसे यहाँ मैंने आपको बताया कि ये स्तनधारी है और इसकी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या विशेषता है, फटाक से अपने शब्दों में उसे नोट कर लीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि स्तनधारी की विशेषता, तो आप ऐसे हेडिंग डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट 1 लिख दीजिए कि शरीर पर बाल होते हैं। तीसरा पॉइंट आप लिख दीजिए, दूसरा पॉइंट लिख दीजिए कि इसके मध्यकाल में 3 अस्थियाँ होती हैं, मेलियर, इनकस, स्टेपस। बस इसके बाद सिंपल इतना बड़ा लिखना है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने शब्दों में लिखेंगे ना, तो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा कि यहाँ पे शाम 7 बजे की ईवीएस की एनसीईआरटी क्लासेस डेली होगी, जो कि पर डे होगी। और इसके बाद बेसिक आपके एग्ज़ाम के लिए ही है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो।